आज बात करने वाले जेमस्टोन के ऊपर। जेमस्टोन जो बहुत ही हॉट टॉपिक है। कैसे आप कुंडली से देख सकते हो कि जेमस्टोन आपके लिए सही है, गलत है, कौन सा धारण करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिसका दशा चल रहा है, अंतर्दशा चल रहा है, उसका ही जेमस्टोन पहना देते हैं। बट ऐसा नहीं। जेमस्टोन का पहनने का जो मेन रीजन होता है किसी भी प्लेनेट का एनर्जी को बढ़ा देना। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी स्टोन को धारण करोगे तो उस प्लेनेट को अच्छा कर देगा। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके जो ये ग्रह है बहुत ही योग कारक है। जैसे कि आप देख सकते हो इस कुंडली में मंगल जो है अति योग कारक है, बट वो नीच है। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मंगल का स्टोन पहना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जेमस्टोन का जो रीजन, जो पहनने का जो रीजन है वो है किसी भी प्लेनेट का बल जो है वो बढ़ा देना। बट आज हम बात करेंगे कैसे आप जेमस्टोन को सिंपल कुछ टेक्निक से आप देख सकते हो, और कैसे आप ये भी देख सकते हो कि जेमस्टोन से कहते हैं कि साइड इफेक्ट होते हैं। तो साइड इफेक्ट होंगे तो कौन से एरिया में साइड इफेक्ट होंगे, और उसके साथ साथ अगर आपको बेनिफिट होंगे तो कौन से एरिया में बेनिफिट होंगे, जो हम लोग बात करेंगे अष्टक वर्ग के मदद से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लोग कहते हैं कि एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहते हैं कि आप जेमस्टोन आपके फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस का पहन लो, बहुत अच्छे होते हैं। और एक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि अष्टक वर्ग में जो विन्नष्टक वर्ग है, विन्नष्टक वर्ग के हिसाब से जो प्लेनेट जिस भी हाउस में जैसा भी वो अपना पॉइंट दे रहा है, अपना पावर दे रहा है, उसी हिसाब से आप पहनो। जो आज हम बात भी करेंगे इस चीज़ के ऊपर। और दूसरा चीज़ यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो जेमिनी को फॉलो करता है वो क्या कहते हैं, कारक तत्वों के बेसिस में जो आत्म कारक है, आपके अमर्त्य कारक है, उन जेमस्टोन को धारण करवाते हैं जैसे आपका रिक्वायरमेंट है। लेकिन ज्ञाति कारक जो है उसका जेमस्टोन नहीं धारण करा जाता है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं। और जब हम लोग केपी करते हैं, जो मेनली जो मैं करता हूँ केपी करता हूँ, और पराशरी को भी मैं लेता हूँ यहाँ पे। तो जब पराशरी करा जाता है तो पराशरी में एक्चुअली प्लैनेट के एनर्जी को दिया जाता है किसी भी स्टोन को धारण करवा के। तो कभी कभार आप देखोगे किसी भी जगह पे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके लिए अति योग कारक ग्रह जो है उसका जेमस्टोन हमेशा धारण करना आपके लिए सही है। क्यों? कभी कभार आपको क्या होता है, किसी भी घर से आपको रिजल्ट चाहिए होता है, बट जब दो दुश्मन आपस में बैठ जाते हैं उस समय आप कभी कभार आपके अति योग कारक ग्रह का स्टोन भी आपको खोलना पड़ सकता है अगर आप पहन के रखे हो। क्यों? क्योंकि आपस में दुश्मन होने के कारण वो उस प्लेनेट को दबा देगा जिस घर का आपको रिजल्ट चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं कि आपको किसी भी तरीके से, आप मान लेते हैं शादी करना है आपको, तो शादी का हाउस कौन सा है? आपका शादी का हाउस जो है वो है आपका सेवेंथ हाउस। अब सेवेंथ हाउस का मालिक कौन है? शनि। अब शनि का जेमस्टोन तो नहीं पहन सकते क्योंकि मारक है, बट मान लेते हैं कि इस कुंडली में मान लेते हैं कि शनि, मान लेते हैं शनि एंड मंगल बैठा हुआ है एक साथ कहीं पर भी। ऐसे तो कुंडली के लिए मंगल अति योग कारक है, आप मंगल का स्टोन पहन के रखे हो तो नॉर्मली यहां पर मंगल को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है शनि से, बट शनि को प्रॉब्लम है मंगल से। तो अगर आपको शादी करना है और इस समय आप अति योग कारक होने के कारण अगर मंगल का स्टोन पहन के भी रखोगे तो किसको दबा के रखा है? वो शनि को दबा के रखा है। सो जेमस्टोन को जब सिलेक्ट करा जाता है पराशरी एंगल से, वो बहुत ही डीप प्रोसेस है, बहुत ही माइन्यूट डिटेलिंग को देखने के बाद, जहाँ पे हम लोग नवांशा चार्ट को भी मदद लेते हैं उसके बाद ही कहते हैं। और ऐसा नहीं कि जेमस्टोन आप लाइफ टाइम पहन रहो, ऐसा नहीं कि आप किसी भी जेमस्टोन को पहन के लाइफ टाइम पहना रहो, ऐसा नहीं होता है। वो किसी भी टाइम ड्यूरेशन के लिए, किसी भी घर का रिजल्ट या ग्रह को बल देने के लिए आपको पहना जाता है। तो अगर किसी भी प्लेनेट आपके कुंडली में अति योग कारक, जैसे इस कुंडली में अति योग कारक मंगल है, बट अब मंगल का जेमस्टोन यहाँ पे धारण क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि मंगल यहाँ पे नीच है। तो यहाँ पे अगर मंगल का स्टोन धारण करवाएंगे तो मंगल का एनर्जी बढ़ेगा। कौन सा एनर्जी? इसका नीचता का एनर्जी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मंगल का पूजा करना पड़ेगा। क्यों पूजा? क्या करता है? मंत्र जाप क्या करता है? मंत्र जाप किसी भी ग्रह का करो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मारक ग्रह का मंत्र जाप नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मंत्र जाप से आपके उस ग्रह का जो नेगेटिव एनर्जी है वो प्यूरिफाई होते हैं, वो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके कुंडली में मिला ही है आपको मारने के लिए। तो जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी है मारने के लिए वो मारेगा आपको जरूर जब समय आ जाएगा। बट जो नॉर्मल समय चल रहा है उस नॉर्मल समय में आप अच्छी तरह से चल सको, अच्छी तरह से अपने लाइफ को आगे ले जा सको, उस समय आपको मंत्र जाप करना चाहिए। तो क्या मैं इस कुंडली में सजेस्ट कर सकता हूं कि शनि का मंत्र जाप करें? ऐसे नहीं। मंत्र जाप करने का भी एक अलग प्रोसेस है जिसे कहते हैं मंत्र ज्योतिष, जहां पे किसी भी घर का, ऐसे नॉर्मली कुंडली में पांचवा घर क्या होता है? मंत्र का घर होता है। और एथ हाउस क्या है? उस मंत्र पे सिद्धि पाना। तो हमें सिद्धि लेना नहीं है, बस हमें मंत्र जाप करना है, मंत्र चैंटिंग करना है।
तो किसी भी घर का 5th हाउस उस घर का मंत्र जाप को दिखाता है। तो अगर किसी भी घर का आपको प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी हाउस से आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस घर का जो बेनिफिक्स मंत्र है वो उसके 5वें घर में है। उस 5वें घर को डिकोड करके हम लोग मंत्र सजेस्ट करते हैं, जिसे कहते हैं मंत्र ज्योतिष। वो आज इस टॉपिक नहीं है, आज टॉपिक है जेमस्टोन। तो अब यहाँ पे जब आप जेमस्टोन को धारण करते हो, जेमस्टोन में सबसे मेन टॉपिक क्या है आज? अष्टक वर्ग। तो आप पराशरी में आपने देखा हम लोग कैसे चीज़ों को लेते हैं। ऐसा नहीं कि दशा जिसका चल रहा है उसी का ही जेमस्टोन पहना दे, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट ये करते हैं। बट जो प्रोमिनेंट चलता है, जो प्रोमिनेंट लोग बिलीव करता है वो है 5th हाउस, 9th हाउस एंड योर लगन। तो इसको आप जनरली फॉलो कर सकते हो, ठीक है, इसके ऊपर है। बट अगर हम केपी में आते हैं तो केपी में हम लोग कहते हैं कि किसी भी घर का जो रिजल्ट है वो उसका नक्षत्र लौट देते हैं। अगर कोई भी प्लेनेट अनटेरेंटेड है तो वो प्लेनेट अपना भी रिजल्ट देगा। बट केपी एस्ट्रोलॉजी में एक सिस्टम होता है जहाँ पे कहते हैं हाउस ऑफ इम्प्रूवमेंट, हाउस ऑफ नॉन इम्प्रूवमेंट। तो नॉन इम्प्रूवमेंट मतलब वो हाउस है जो आपको इम्प्रूवमेंट करवा के देगा नहीं, और कुछ हाउस होता है जो आपको इम्प्रूवमेंट करवा के देते हैं। तो इम्प्रूवमेंट हाउस में कौन सा आता है? इम्प्रूवमेंट हाउस में आता है 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस। ये घर होता है जो आपके इम्प्रूवमेंट हाउस है। ये 6 घर है जो इम्प्रूवमेंट हाउस है। और जो नॉन इम्प्रूवमेंट हाउस है वो है 4th, 5th, 7th, 8, 9 एंड 12। तो जो 4, 5, 7, 8, 9 एंड 12 घर है वो नॉन इम्प्रूवमेंट हाउस है। तो हम लोग जब केपी में हम लोग डिसाइड करते हैं, वो देखते हैं किसी भी प्लेनेट का नक्षत्र अगर इम्प्रूवमेंट हाउस दे रहा है तो हम लोग जेमस्टोन सजेस्ट करते हैं, अगर नॉन इम्प्रूवमेंट हाउस दे रहा है तो जेमस्टोन हम लोग सजेस्ट नहीं करते। ये बहुत एक प्रोसेस होता है, एक लंबा प्रोसेस है इस चीज़ के ऊपर। और कभी कभार हम लोग फाइनेंशियल हाउस या कोई भी ऐसे टाइम में अगर मान लेते हैं, कभी कभार नॉन इम्प्रूवमेंट हाउस का भी हम लोग जेमस्टोन देते हैं अगर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया तो ये भी एक टेक्निकल प्रोसेस हो गया। बट एकदम सिंपल प्रोसेस अगर देखा जाए तो वो है अष्टक वर्ग। तो अष्टक वर्ग जो है अभी भी रिसर्च चल रहा है, ये बहुत ही माइन्यूट डिटेलिंग को दिखाता है। आप कह सकते हो इट्स ए बाइनरी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जैसे प्रोग्रामिंग होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है, वहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज होता है। तो आप कह सकते हो अष्टक वर्ग जो है वो बाइनरी लैंग्वेज ऑफ व्हाट? एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक प्लेनेट जो है वो, आप देख सकते हो जितने भी प्लेनेट है राहु और केतु को छोड़कर, वो हर राशि में, देखिए यहाँ पे राशि यूज होता है, हाउस नहीं। यहाँ पे अगर नंबर 1 लिख के रखा है तो इसका मतलब ये नंबर 1 मतलब नंबर 1 राशि मेष राशि दिखाता है। और मेष राशि इस कुंडली में कौन से घर में है? 9th हाउस में है। तो 9th हाउस में मेष राशि है, ठीक है। इसमें जो राशि लिया जाता है, ये देखिए सारा का सारा राशि है। तो हर एक प्लेनेट अपने तरफ से हर राशि को एक एक नंबर दिया गया है। तो सबसे कम पॉइंट होता है वो है 0 और सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वो 8, मतलब 0 से 8 तक का ही पॉइंट देंगे एक ग्रह किसी भी राशि में। और इसका 4 जो होता है वो एवरेज होता है। 4 के नीचे हम लोग खराब मानते हैं, 4 के ऊपर जो होता है 5, 6, 7, 8 बहुत बढ़िया मानते हैं, 8 होगा तो बहुत ही बढ़िया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो सूर्य ने तीसरे राशि मिथुन राशि में 3 नंबर दिया है जो इट्स कॉम्पेरेटिवली बैड आप कह सकते हो। 6th राशि कन्या राशि में भी खराब पॉइंट दिया है, धनु राशि में भी खराब पॉइंट दिया है, और बाकी अब ये एवरेज है, ये एवरेज 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 है। इसका मतलब देखो मिथुन राशि, कन्या राशि एंड धनु राशि कहाँ पे है? मिथुन राशि, कन्या राशि एंड धनु राशि, ये रहा। तो अब इस कुंडली में आप देख सकते हो जब भी सूर्य का ग्रह का स्टोन पहनोगे तो क्या होगा, जिस घर में वो 4 या 4 से नीचे पॉइंट दिया है उस घर का एनर्जी को दबा देगा, और जिस घर में अच्छे अच्छे पॉइंट दिया है उस घर के एनर्जी को बढ़ा देगा। जैसे अब यहाँ पे सूर्य कौन से घर को अच्छा पॉइंट दे रहा है? अब देखो 4, 4 है, ये सब एवरेज है, इसको हम नहीं लेते। 5, 6, 5, 8th राशि, 10th राशि एंड 12th राशि, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन एंड मीन राशि, 8, 10 एंड 12, 8, 10 एंड 12। इसका मतलब जब ये व्यक्ति जेमस्टोन पहनेंगे सूर्य का, ये चौथे घर, छठे घर और 8वें घर को ज्यादा बल मिलेगा कंपैरेटिवली अदर हाउस। और सबसे कम पॉइंट कहाँ मिलेगा? 2nd हाउस, 11th हाउस एंड
फिफ्थ हाउस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। सेकेंड हाउस योर धन, 11th हाउस योर डिजायर, फिफ्थ हाउस योर हेल्थ, योर बुद्धि, योर माइंड। तो उस हिसाब से देखा जाए, जो मेरे हिसाब से है कि वो सेकेंड हाउस या फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस में अच्छा पॉइंट नहीं दे रहा, सो आई विल से व्हाट कि हम इसको नहीं करेंगे, धारण नहीं करवाएंगे। बट ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी हमारे लिए धन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि धन यहाँ पे क्षीण हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो नहीं कराएंगे। लेकिन जिसके पास अपार धन है, उसको अभी धन का कोई जरूरत नहीं है, उसको अभी चाहिए मन का सुख चाहिए, उसको डीप साधना में जाना है, एक गहरी साधना में जाना है। तो एथ हाउस गहरी, वो ऑकल्ट में जाना चाहता है, वो गहरी एस्ट्रोलॉजी डीप इन डेप्थ जाना चाहता है, किसी में इन डेप्थ। अब देखो, कोई व्यक्ति है जो एक साइंटिस्ट है, एक रिसर्चर है, एक कोई भी जो किसी भी चीज को रिसर्च करता है, एक डॉक्टर है, तो उसके लिए एक चीज को रिसर्च करना मतलब इन डेप्थ जाना, उसके लिए पैसा मायने रखता है, वो पैसे के लिए इतना सोच नहीं रहा है। तो इस समय हम लोग सूर्य का स्टोन देंगे, क्योंकि वो एथ हाउस में बहुत अच्छे पॉइंट दे रहा है। तो ऐसे ही आप अगर देखोगे, जैसे कि आप यहाँ पे अगर चंद्रमा का देखें, चंद्रमा जो है वो 6 6 और इधर अच्छा पॉइंट दे रहा है, बस ये तीन ही राशि में, 2 नंबर, 8 नंबर एंड 12 नंबर राशि में, 2 8 एंड 12, 2 8 एंड 12। तो इस जगह पे जो चंद्रमा है वो 4th हाउस को, 10th हाउस को एंड 8th हाउस को बहुत ज्यादा बल देगा, और जो सबसे कम बल देगा और उसी के हाउस को वो बहुत ज्यादा नीचे कर देगा। ठीक है, उस घर के एनर्जी को डाउन कर देगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो, जुपिटर जो है यहाँ पे, वो देखिए 5 7 6, 5 5 6। इसका मतलब अब देखो, जुपिटर जो है वो इस कुंडली में मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इनमें बहुत अच्छे पॉइंट दिया है। तो अगर आप देखा जाए, ये व्यक्ति अगर बृहस्पति का स्टोन पहनेंगे, तो ये जो जो राशि में ज्यादा पॉइंट दिया है, वो राशि जिस भी घर में आता है आपके कुंडली में, उसी घर को बल दे देगा, और जिसमें सबसे कम पॉइंट दिया है उस घर को वो खत्म कर देगा। जो हम लोग कहते हैं ना, कभी कभार जेमस्टोन आपको नेगेटिव रिजल्ट भी देता है। वो नेगेटिव रिजल्ट कहाँ दे रहा है? वो यहाँ दे रहा है। अब देखो, एक नॉर्मली अब मर्क्यूरी जो है वो सबसे कम पॉइंट दे रहा है, ये रहा, दूसरा ये रहा। तो ये दो जगह पे सबसे ज्यादा कम पॉइंट दे रहा है मर्क्यूरी। कौन से राशि में? मिथुन राशि एंड धनु राशि। तो धनु राशि कहाँ पे है? धनु राशि ये रहा, और मिथुन राशि कहाँ पे है? मिथुन राशि ये रहा। तो ये 5th हाउस एंड 11th हाउस को दबा देगा। इसका मतलब हो सकता है कि इनके हेल्थ को खराब कर सके, या इनके इम्यून सिस्टम को डाउन कर दे, हो सके इनके फ्रेंड सर्कल को कम कर दे, इनका डिजायर को कम कर दे, प्रॉफिट को कम कर दे। बट अगर देखा जाए, मर्क्यूरी जो है वो अब देखा जाए तो यहाँ पे 6 दे के रखा है, इधर भी 6, इधर भी 6। इसका मतलब कन्या राशि, मकर राशि और मीन राशि में सबसे ज्यादा पॉइंट देके रखा है। कन्या राशि, मकर राशि, मीन राशि। इसका मतलब 2 6 8। तो सेकेंड हाउस क्या है? धन। तो धन को बढ़ा देगा। 6th हाउस जो है वो शत्रु को बढ़ा देगा, हाँ हो सकता है 100%। बीमारी को बढ़ा देगा 100%। बट इफ द पर्सन इज डीलिंग इन रिलेटेड टू 6th हाउस, तो इसके लिए अच्छा हो जाएगा। 8th हाउस प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, हाँ कर देगा। बट इफ द पर्सन इज डीलिंग विद द 8th हाउस रिलेटेड वर्क, वो एस्ट्रोलॉजर है, वो रिसर्चर है, तो रिसर्च भी करेगा, एस्ट्रोलॉजी भी करेगा, उसके कारण पैसा भी आएगा। और 6th हाउस कोई डेली रूटीन को फॉलो कर रहा है, डिसिप्लिन में है, 6th हाउस जहां पे भी आएगा वहां पे डेली रूटीन डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो 6th हाउस डेली रूटीन को फॉलो कर रहा है, डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है। तो 6th हाउस क्या है? 6th हाउस पेमेंट भी है, आपको पेमेंट भी आएगा। पेमेंट क्यों है? क्यों पेमेंट है आपके पास? पेमेंट क्यों आएगा? क्योंकि देखिए, जब हम बात करते हैं लॉस, खर्चे, वो हम लोग 12वें घर से करते हैं। कौन करता है? मैं करता हूं। मैं मतलब 1st हाउस। और जब भी आपको कोई व्यक्ति पैसा देगा, कोई तो देगा ना पैसा, कोई देगा तभी आपके पास पैसा आएगा। तो जो व्यक्ति आपको देगा वो भी एक व्यक्ति है। तो आपके कुंडली में अगर 1st हाउस आप हो,
तो ये 7th हाउस है वो आपका ऑपोजिट है। इसका मतलब आपके सामने जो क्लाइंट है, आपके सामने जो व्यक्ति है वो ऑपोजिट है, वो आपको देगा। तो वो अगर देगा, वो उसको खर्चा करना पड़ेगा। वो खर्चा कहाँ से करेगा? वो अपने 12वें घर से करेगा। तो उसका 12वां घर आपके कुंडली के हिसाब से कौन सा होगा? आपके छठे घर। क्यों? क्योंकि ये 7th हाउस आपका ओपोनेंट है, और इस 7th हाउस का जो 12th हाउस है वो 6th हाउस। इसका मतलब 6th हाउस आपके पेमेंट्स को भी दिखाता है। तो अगर किसी के कुंडली में 6th हाउस अगर बिगड़ा हुआ हो ना, तो उनको पेमेंट फंसते हैं, बहुत बहुत पेमेंट फंसते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि थोड़ा रिस्क लेके मर्क्यूरी का स्टोन आप धारण करवा सकते हो। बट अष्टक वर्क को जब फॉलो करते हो, किसी भी चीज को आप देखोगे बल्ब मिलेगा कम मिलेगा, उस समय उस व्यक्ति का सारा लाइफ पैटर्न को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मर्क्यूरी का स्टोन धारण करवाऊँ, तो मर्क्यूरी का स्टोन धारण करवाने के कारण इस व्यक्ति का ये 2 हाउस एक्टिव हो जाएगा, जो पराशरी में कहते हैं 6th हाउस एंड 8th हाउस इज नॉट गुड हाउस। बट मुझे पूछना पड़ेगा इस व्यक्ति को, क्या आप कोई सर्विस या जॉब रिलेटेड काम करते हो? क्या आप 8th हाउस से कोई रिसर्च में हो? आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो? अगर हाँ, तो गो हेड। तो ऐसे आप अष्टक वर्ग को देख के भी आप आगे चीज़ों को ले सकते हो, चीज़ों को। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और एक चीज़ दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरा ना बचपन बहुत अच्छा था, अभी जो है ये जो एडल्ट एज है बहुत ही ख़राब जा रहा है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे मेरा जो है लाइफ पहले बहुत ख़राब था बट बहुत अच्छा हो गया अभी। बहुत सारे लोग बुजुर्ग लोग मिलेंगे, वो कहेंगे मेरा पहले का जीवन बहुत अच्छा था, अभी ये उम्र होते ही चीज़ें बहुत ख़राब हो रहा है। आप देखते हो ऐसे लोगों का एक एज, ओल्ड एज में आके चीज़ें बहुत ख़राब हो जाता है, किसी का ओल्ड एज में आके बहुत अच्छा हो जाता है। ये कैसे देख सकते हो अष्टक वर्ग से? देखिए, अष्टक वर्ग से जब आपको चीज़ों को देखना है, आपको अष्टक वर्ग में सबसे पहला हाउस ये रहा, तो हमेशा फर्स्ट हाउस से ही स्टार्ट होगा। तो आप फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस, ये एक ग्रुप बना लो, ठीक है। उसके बाद 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, इसका एक ग्रुप बना लो। और उसके बाद 9th हाउस, 10th, 11, 12, ये एक ग्रुप बना लो। 3 ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके इन सारे नंबर को प्लस कर देना है जो अष्टक वर्ग में देके रखा है। तो पहला हाउस, सेकंड हाउस और इन तीनों हाउस को आप प्लस कर दो। इन 4 हाउस को प्लस करके जो आपके पास रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट को आप लिखो कि ग्रुप ए में इतना टोटल आया है। उसके बाद सेकंड ग्रुप, ये 4 हाउसेस 4-4 करके 3 ग्रुप में बांटना है आपको। तो ग्रुप बी में आपने प्लस करा इन सारे हाउस को, आपको कोई रिजल्ट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा और आखिरी जो ग्रुप है, उसके नंबर को आप प्लस करो और ग्रुप सी का आपको टोटल आपको मिल जाएगा। फिर देखो कि कौन से हाउस में कितना आ रहा है और कौन से हाउस में कम ज़्यादा देखो। अब जो ग्रुप ए है, फर्स्ट पार्ट, आप कह सकते हो ये इनका बाल्य अवस्था से एडल्टहुड है। ग्रुप बी आप कह सकते हो जो गृहस्थ का पार्ट है, जहाँ पे वो अपने करियर में जाएगा, जॉब करेगा, अपना फैमिली सेटल करेगा। ग्रुप सी जो होता है आखिरी फेस होता है, जहाँ पे उसका हो गया सेटलमेंट, अब अपने बच्चों को शादी करवाएंगे, अपने लाइफ को जिएंगे, बढ़िया से जिएंगे, और आखिर में दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, गुजर जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे। तो अगर बाकी तीनों, जो बाकी 2 ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जो ये फर्स्ट फेज को दिखाता है, ग्रुप बी से मिडिल फेज को दिखाता है, ग्रुप सी जो है लास्ट फेज को दिखाता है आपके लाइफ का। तो ग्रुप सी अगर सबसे अच्छा पॉइंट लेके बैठा है, तो आप कह सकते हो कि इनके लास्ट पार्ट बहुत अच्छा होगा। अगर ग्रुप ए बहुत अच्छा पॉइंट लेके रखा है, तो आप कह सकते हो इसका स्टार्टिंग फेज बहुत अच्छा जाएगा। उसके बाद से जो उनका सेकेंड फेज और थर्ड फेज आएगा लाइफ में, वो कॉम्पेटिटिवली उतना अच्छा नहीं जाएगा। फिर आपने देखा है जो ग्रुप बी है, ग्रुप बी का जो टोटल है वो सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू ग्रुप ए एंड ग्रुप सी। तो आप कह सकते हो इनका जो मिडिल एज है वो बहुत अच्छा जाएगा कंपेयर टू फर्स्ट हाफ एंड द लास्ट हाफ। तो अगर आपके कुंडली में ग्रुप सी में सबसे ज़्यादा पॉइंट आ रहा है कंपेयर टू ग्रुप ए, ग्रुप बी, तो आप कह सकते हो इनका बचपन और गृहस्थ से अच्छा इनका जो आखिर का फेज है वो बहुत अच्छा जाएगा, वो बहुत अच्छे से गुजरेगा। तो इस हिसाब से आप चीज़ों को देख सकते हो। तो एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लेना इसी को लेते हैं,
तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप ए में, ग्रुप ए क्या करता है, आपके फर्स्ट फेज को दिखाता है, ग्रुप बी क्या करता है, आपके मिडिल फेज को दिखाता है, ग्रुप सी क्या करता है, आपके लास्ट फेज को दिखाता है लाइफ का। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फेज में 28 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 31, तो इन चारों को हमने प्लस करा और हमें क्या मिला, ग्रुप ए में टोटल 112। उसके बाद ग्रुप बी में क्या होगा, 23 प्लस 27 प्लस 26 प्लस 33, कितना आया, 109। उसके बाद ग्रुप सी 31 प्लस 37 प्लस 25 प्लस 23, कितना आया, 116। तो अब देखिए ग्रुप ए में 112, ग्रुप बी में 109, ग्रुप सी में 116। तो आप कह सकते हो इस व्यक्ति का जो फर्स्ट हाफ है लाइफ का उनके लिए बहुत अच्छा गया है, उतना बुरा नहीं है, ये बढ़िया सा मतलब मौज मस्ती में गुजार दिया। मौज मस्ती मतलब देखिए लाइफ में ऐसा नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ बहुत स्मूथ है, बहुत बढ़िया है, ये नहीं कहना, इसका मतलब ये मत सोचिएगा। बट क्या है कि कभी कभार देखो लाइफ में प्रॉब्लम है, बट उसको इग्नोर करके लाइफ को आसानी से वो स्मूथली क्रॉस कर लेता है। अब यहाँ पे देखो ग्रुप बी जो है मिडिल फेज लाइफ का वो 109 है, कंपेयर टू दोनों से बहुत कम है। इसका मतलब कह सकते हो इसका जो मिडिल फेज है लाइफ का वो थोड़ा तकलीफदेह होगा, थोड़ा संघर्ष भरा होगा। लेकिन उसके बाद जो उसका थर्ड फेज स्टार्ट होगा लाइफ का वो बहुत बढ़िया जाएगा, कंपेयर टू ए एंड बी। सी बहुत ज़्यादा पॉइंट लेके बैठा है, तो आप कह सकते हो इनका जो लास्ट फेज है लाइफ का वो बहुत बढ़िया जाने वाला है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है, बस कर्म को ठीक रखना है। तो ये आपके लिए आज आपको बहुत एक नया टेक्निक शायद आपको सीखने के लिए मिला होगा। आई होप अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर करना, लाइक भी कर लेना। और आपको अगर अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए क्या करना है और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो उसके लिए भी क्या करना है आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका कोई भी 3 सवाल लिख के भेज सकते हो जो आपको जानना है। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। अब मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। और आपको अगर आप मुझसे बात करना है, आपको मुझे फ़ोन कॉल में कंसल्टेशन लेना है और जो भी सवाल है, जो भी डाउट है वो मुझसे बात करके सॉल्व करना है, तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। उसके साथ साथ लाइव जूम कंसल्टेशन भी आप ले सकते हो, जहाँ पे आपसे जो बातचीत होगा वो जूम पर लाइव होगा और सारा का सारा बातचीत वहाँ पे रिकॉर्डिंग होगा और वो रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट आप पेमेंट करने के बाद आप मेरे इस नंबर पे भेज सकते हो और उसके बाद आपको मैं डेट एंड टाइम दूंगा, जिसके दौरान मैं आपसे बात करूंगा। उसके साथ साथ अगर आप अपना घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से, आपके कुंडली के माध्यम से घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, तो आप उसके लिए भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो और मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो। और उसके साथ साथ मेरी ये वेबसाइट है जहाँ पर आप देख सकते हो, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हूँ, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो यहाँ पे कौन से कोर्स में देता हूँ। तो सारा का सारा चीज़ें आप देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस कोर्स को ले सकते हो, जैसे एस्ट्रो वास्तु है, बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स है, केपी एस्ट्रोलॉजी, और उसके साथ साथ श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक बेसिक टू एडवांस पूरा यहाँ पे दिए चुका है, और उसके साथ पराशरी एस्ट्रोलॉजी, और ये कोर्स कंटेंट है जो आप ले सकते हो, और पूरा का पूरा डिटेल्स इस वेबसाइट में दे के रखा है। आप इस वेबसाइट में आके चीज़ों को अच्छी तरह से देख के और उसके बाद मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैसेज भी कर सकते हो या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है।